Good morning. Today is 3rd January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए 3rd जनवरी आज की डेट है और पहला जो ऊपर आर्टिकल है, छोटा आर्टिकल, ये बीसीसीआई से रिलेटेड है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे अनुराग ठाकुर, उनको हटा दिया है। नीचे जो आर्टिकल है ये टर्की में जो अभी नए साल के मौके पर एक टेरर अटैक हुआ था उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा इसे भी डिस्कस करेंगे। बीच का आर्टिकल जो है, वैसे तो देखिए हमने इस बारे में डिस्कस किया है, जो अभी आर्मी की चीफ की नियुक्ति हुई है और जो बाकी दो सीनियर ऑफिसर्स थे उनको सरपास करते हुए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल के अंदर, हम वो उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए साइड में जो बीच का आर्टिकल है, वैसे तो देखिए वेंकैया नायडू ने लिखा है, वेंकैया नायडू सरकार के मिनिस्टर हैं तो सरकार की बातें ही लिखेंगे, लेकिन सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम फोल्डर की तरह जो अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से निकाल कर, और पॉलिटिक्स जो इसमें थोड़ी बहुत दी है वो उसको निकाल देंगे। नीचे आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वुमेन से रिलेटेड, और पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, इसे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 7वां जो आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स का वो आर्टिकल है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। कास्ट से रिलेटेड वो आर्टिकल है। तो सबसे पहले तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाते हुए बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उन दोनों को हटा दिया। तो पहले तो 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा इशू हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आईपीएल का स्कैंडल हुआ था उस टाइम पर, आईपीएल के स्कैंडल में आपको पता होगा श्रीसंत का नाम आया था और अजीत चंदोलिया जो 2-3 क्रिकेटर्स और थे उनका नाम आया था, बैटिंग स्कैंडल। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा जो मामला था अपने संज्ञान में लिया, मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जो पूर्व सीजीआई हैं RS लोधा, जो लोधा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया और कहा कि आप सारी जांच कीजिए, सारे मामले की जांच कीजिए और बताइए कि किस किस रिफॉर्म्स की जरूरत है बीसीसीआई के अंदर में। तो बाद में देखिए लोधा ने कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी और सुप्रीम कोर्ट ने उन रिकमेंडेशंस को मान लिया। 18 जुलाई के आसपास मान लिया था, डेट वगैरह जरूरी नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, उनकी रिकमेंडेशंस ऐसी थी, इस टाइप की थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स अभी हैं बीसीसीआई के अंदर काम कर रहे हैं उनको रिमूव किया जाए, या फिर जो MP MLA जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी रिमूव किया जाए, आईपीएल की गवर्नेंस को अलग किया जाए, एक स्टेट का एक वोट होना चाहिए, इस तरह की उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। तो देखिए अगर बीसीसीआई इस तरह की रिकमेंडेशंस मानता तो उसी टाइम अनुराग ठाकुर वगैरह अपना पद छोड़ देते, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बीसीसीआई के जो पदाधिकारी थे उन्होंने टाल मटोल का रवैया अपनाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, ये नहीं अपना सकते। तो अनुराग ठाकुर ने तो यह तक कर दिया कि अगर उनको की जो लोधा कमेटी है उनकी रिकमेंडेशंस ना माननी पड़े तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा आईसीसी को लेटर लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारे अंदर रिफॉर्म्स करना चाह रही है, आप इस चीज़ को ऐसे कह दीजिए कि ये कोई भी गवर्नमेंट बॉडी एक प्राइवेट बॉडी जैसे कि बीसीसीआई के अंदर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, अगर करेगी तो बीसीसीआई की सदस्यता रद्द हो जाएगी। यानी अनुराग ठाकुर ने चालाकी खेलने की कोशिश करी कि आईसीसी से यह कहलवा दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए तो बीसीसीआई की सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो अनुराग ठाकुर हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ में जो कंटेम्प्ट के चार्जेस भी लगाने की अभी धमकी दी, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस तरह की बात है। तो अब चलते चलते देखिए काफ़ी कुछ बीच में हुआ और बीसीसीआई ने कहा कि हमारा बस चलता नहीं है, जो स्टेट बॉडीज़ हैं हम नहीं रिफॉर्म्स कर सकते। एक स्पेशल जनरल की मीटिंग भी हुई, उसमें वो सारे डिसीजंस लिए गए जो लोधा कमेटी ने मना किए थे। तो अब हार के, यानी अब अंत आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले काफ़ी धमकियां दी थी कि अगर आप रिफॉर्म्स नहीं इंप्लीमेंट करते तो हम आपसे करवा लेंगे, तो अब अंत आ गया। अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे अनुराग ठाकुर और सेक्रेटरी। तो बस इसी से रिलेटेड ये 4-5 बातें जो आपको पता होगा एडिटर लिखते हैं। एडिटर कहते हैं कि देखिए बीसीसीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर बीसीसीआई पहले आराम से रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर लेती तो आज ये सिचुएशन आती ही नहीं। और हाईएस्ट कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो सिर्फ रिफॉर्म्स लाना चाहती थी और जो बीसीसीआई ने इंप्लीमेंट नहीं किया, इसलिए ये स्टेप जरूरी हो गया था। और यहाँ पे देखिए कोर्ट का मानना यह था कि जो जस्टिस RS लोधा मैंने बोला था, RM लोधा इनका नाम है, जस्टिस जो RM लोधा कमेटी थी ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए बीसीसीआई के अंदर में। और कोर्ट ने यह कोऑपरेशन एक्सपेक्ट किया था बीसीसीआई से कि जो बीसीसीआई है वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करेगी, कोऑपरेशन करेगी हमारी कंस्टिट्यूटेड कमेटी के साथ में, लेकिन बीसीसीआई ने नहीं किया। बीसीसीआई ने ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट यानी बाधा उत्पन्न करी रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। और अब उसके बाद में जब ये चलता रहा तो यह डिसीजन बिल्कुल जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि जरूरी हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट एक मैसेज सेंड करें कि हमारी जो फैसले की या फिर हमारी जो रिकमेंडेशंस है, वर्डिक्ट है, उसकी तौहीन हो रही है। इसी तरह से ये जरूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। बस एसजीएम हमने डिस्कस कर ही लिया।
तो वे फॉरवर्ड क्या है? ये वही बात कि सुप्रीम जो बीसीसीआई है उसने काफ़ी बहाने मारे, जैसे कि जो स्टेट बॉडीज़ हैं हमारी बात नहीं मानती। देखिए, अगर ये बीसीसीआई एक तरह से पहले रिफॉर्म इंप्लीमेंट कर लेती तो काफ़ी, जैसे उनका काफ़ी टाइम से कुछ लोग हैं जो बीसीसीआई के पद पर काबिज हैं, वो भी आसानी से चले जाते। लेकिन जो अनुराग ठाकुर वगैरह, इन्होंने बात मानी नहीं, और बाद में देखिए कुछ लोग इसका कई सालों से, यानी कि 10-10, 20-20, 30-30 साल से वहाँ पे बीसीसीआई की पोस्ट पर बैठे हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसका? वे फॉरवर्ड तो यही है, देखिए वही सिंपल बात सेम बार बार रिपीट हो रही है। अगर रिफॉर्म को पहले मान लेते तो अच्छा होता। अब तो क्या हुआ, अनुराग ठाकुर ने ना सिर्फ जो प्रेसिडेंट है अपनी पावर भी लॉस कर दी और पनिशमेंट भी इनवाइट किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको धमकी दी है। तो बस ये पूरा आर्टिकल है। तो आगे देखिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो टर्की से रिलेटेड है। टर्की में आपको पता होगा टेरर अटैक हुआ है नए साल के मौके पर, और काफ़ी जानें उसमें गई हैं। ना सिर्फ टेरर अटैक, हाल फिलहाल में काफ़ी तरह के अटैक्स टर्की के अंदर में हुए हैं। आपको याद होगा अभी अभी रशियन एम्बेसडर की हत्या कर दी गई थी टर्की के अंदर में, किस मुद्दे पर? सीरिया में हो रहे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और उसमें एक सिटी है एलोपो के मुद्दे पर। इसके अलावा भी पिछले एक साल यानी 2016 में, पिछले साल काफ़ी तरह के अटैक्स हुए टर्की के अंदर में। तो वहाँ का जो सिक्योरिटी फैब्रिक है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है पहले की अपेक्षा में। पहले टर्की को एक स्टेबल कंट्री, एक सामान्य कंट्री के तौर पर जाना जाता था, जो कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे टर्की के अंदर में, क्योंकि ये एशिया और यूरोप के बीच का है। हाँ, शायद यही। तो देखिए उसके बाद में देखिए क्या है, ये सारे अटैक्स हुए क्यों? यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे अटैक कई तरह से हुए। देखिए कई फैक्टर्स हैं इसके लिए। एक तो जो आईएस है वो वहाँ पे अटैक करवा रहा है, दूसरा जो कुर्ड्स है वो करवा रहे हैं, तीसरा जो इनके प्रेसिडेंट है वो भी एक तरह से अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज अपना रहे हैं, और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ जो डिसेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और उन पर एक तरह से हार्ड लीनियंट व्यू नहीं है, उनका हार्ड व्यू है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो 3 फैक्टर्स है। अब 3 फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे हम कंटेक्स्ट से। बस आप 3 कीवर्ड्स याद रखिएगा। एक, टर्की में जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, एक आईएस, दूसरा कीवर्ड है कुर्दिश, तीसरा है अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज। तो 3 कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको बैकग्राउंड बताता हूं, यहीं से समझ लेते हैं मैप से हम। ये देखिए, अब सबसे पहले तो देखिए आपको पता ही होगा इस चीज़ का, आपको पता है कि जो कुर्द हैं वो इस पूरे मिडिल ईस्ट में डिवाइडेड हैं। जैसे यहाँ से देख लीजिए, कुर्द यहाँ भी है, यहाँ भी हैं, इराक में भी है, ईरान में भी, आगे भी है, यहाँ कुर्द हैं। अब देखिए सीरिया में 2012 से सिविल वार चल रहा है, और असद को सत्ता से बाहर निकालने के लिए यूएस और उनके अलाइज फोर्सेस हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं। और यहाँ पे टर्की भी जो है वो एंटी असद हैं, अभी हैं जो असद हैं सीरिया के अंदर में, जो टर्की है वो भी एंटी असद था और अभी भी है वैसे। और अब हुआ क्या, जब देखिए सीरिया में आईएस आया, सीरिया में जो आईएस आया असद के खिलाफ में, राका सिटी पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो टर्की को लगा, टर्की जो पड़ोसी देश है, टर्की को लगा कि ठीक है आईएस तो जो हमारा दुश्मन है असद, इसको कमजोर ही करेगा, हमारा तो फायदा है आईएस को सपोर्ट करने में। तो देखिए इन्होंने आईएस को क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो इन्होंने क्या किया, जो आईएस टर्की इसके अंदर में आया था, इन्होंने एक तरह से कम्युनिकेशन लाइन प्रोवाइड कर दी इस आईएस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को। आईएस वाले यहाँ से टर्की से रास्ते से जाके अपना तेल बेचते थे, और जो पूरे आईएस वाले क्या करते थे, पूरे वर्ल्ड से जो रेडिकल्स थे, जिहादिस्ट को इनवाइट करते थे, वो उनको बुलाते थे टर्की के रास्ते से ही, और टर्की ने ऐसा रोकने के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। लेकिन अब देखिए, आपको पता है कि टेररिस्ट तो टेररिस्ट होते हैं। अब ये क्या किया, अब वर्ल्ड प्रेशर के अंदर में आके थोड़ी बहुत सख्त पॉलिसीज अपनानी स्टार्ट करी टर्की ने आईएस के प्रति, क्योंकि दुनिया भर में इन पर टर्की पर आरोप लग रहा था कि ये आईएस के प्रति नरम है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर क्या किया, फिर टर्की ने थोड़ा सख्त पॉलिसी अपनाई करी, तो आईएस वालों ने इन्हीं के देश में अटैक करने स्टार्ट कर दिए। आईएस वालों ने यहाँ अटैक किया, अंकारा में अटैक हुआ, कई इंपोर्टेंट सिटीज में अटैक हुआ। यानी जिसको पहले दोस्त माना था, इन्होंने सोचा कि टर्की ने आतंकवादी संगठन का फायदा उठाएंगे, इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा फैक्टर आपको बताता हूं मैं, ये है कुर्द से रिलेटेड। अब देखिए टर्की वाले ये चाहते हैं कि कुर्द मजबूत ना हो, क्योंकि एक सेकंड में आपको यहां से दोबारा से बताता हूं ये पॉइंट। चल तो देखिए थोड़े बहुत कुर्द यहाँ पे हैं, अलग देश की मांग कर रहे हैं टर्की के अंदर में। अगर देखिए अगर अलग देश की मांग करते हैं तो टर्की अपना हिस्सा खो देगा, और थोड़े कुर्द यहाँ भी हैं। तो टर्की हमेशा से कुर्द की आवाज़ को दबाता है, क्योंकि कुर्द हमेशा से अलग देश की मांग करते हैं। अब जबकि कुर्द मजबूत हो रहे हैं सीरिया के अंदर में काफ़ी ऑटोनमी इनको मिली है बॉर्डर एरियाज में। जो सीरिया का असद फोर्सेस हैं वो बॉर्डर एरिया से हट गए हैं, वो कहते हैं कुर्द को ठीक है आप थोड़ी बहुत ऑटोनमी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
और इससे अब हो क्या रहा है, टर्की को खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में यहाँ सीरिया के अंदर में जो कुर्द हैं उनको ऑटोनॉमी मिल गई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी उनको भी मिल जाएगी, तो ये तो इतना बड़ा अपना देश बना देंगे, थोड़ा बहुत एरिया यहाँ से भी ले लेंगे। तो इसलिए टर्की ने क्या किया, अपने देश के अंदर में जो पहले एक सीज फायर साइन किया हुआ था अपने देश के अंदर वाले टर्क पर, एक सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया और इन पर कर्ब करने स्टार्ट कर दिए। जो इनके कुर्द की बढ़ती हुई पावर है टर्की के अंदर पर, इन पर रोक लगानी स्टार्ट कर दी, जो फायरिंग, काफी लोग मारे गए इसमें। तो अब कुर्द भी टर्की के अंदर में बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे हैं, यानी जो इंस्टेबिलिटी है, कुर्द भी एक रीजन है जो कि रिटेलिएट कर रहे हैं टर्की आर्मी के मूव्स का। तो दूसरा ये रीजन हुआ। तीसरा रीजन हमने वो डिस्कस किया जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज है अपोजिशन पार्टी के खिलाफ में। तो थोड़ा एक बैकग्राउंड था, ये आंसर नहीं बनता इस पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कल को दूसरा कोई इशू होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए जो इशू है वो है आर्मी में अपॉइंटमेंट्स जो होती है उनमें कौन कौन से इशू इन्वॉल्व हैं और हम प्रोवाइड नहीं, हाउ यू वुड एड्रेस इट, और हम उनको कैसे एड्रेस करेंगे जो अपॉइंटमेंट इश्यूज हैं। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो देखिए पहले तो आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट कंटेक्स्ट तो आपको पता ही होगा कि अभी जो मिस्टर रावत हैं उनकी अपॉइंटमेंट सरकार ने की थी, और उनसे भी दो सीनियर जो आर्मी चीफ थे, चीफ नहीं मतलब आर्मी ऑफिसर्स थे, उनसे भी सीनियर, और उनको सरपास कर दिया गया। तो उससे रिलेटेड और थोड़े और दूसरे भी इश्यूज इस आर्टिकल में शामिल हैं। तो काफ़ी वैसे तो ठीक ठाक आर्टिकल हैं। सबसे पहले तो देखिए पॉइंट्स कौन कौन से बनते हैं। ये एडिटर जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं कि जो रावत की अपॉइंटमेंट की गई है वो सही नहीं है। कौन कौन से इनके पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि सरकार ने ऐसा करके जो एक ट्रेडिशन था, वेल इस्टेब्लिश ट्रेडिशन था, उसको तोड़ दिया है। और ये देखिए अगर सरकार ने तोड़ा ही था अगर ये ट्रेडिशन, तो कोई अच्छे और कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स देने चाहिए थे। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं था कि रावत के पास में जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जो इंडियन आर्मी है वो सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड आर्मी नहीं है। और आर्मी जनरल का एक काम होता है, सीधा एक बार चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, चौथा पॉइंट रेलेवेंट है, यानी जो आर्मी जो चीफ का काम होता है वो सिर्फ एक ऑपरेशनल कमांडर नहीं होता है जो तर्क सरकार ने दिया है। उनका आर्मी चीफ का जो काम होता है कोऑर्डिनेटर होता है, चीफ स्ट्रेटेजिस्ट होता है। अब आर्मी चीफ थोड़े ना बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं, उनका काम तो कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे डिफरेंट जो ईस्टर्न ब्रांच है, वेस्टर्न ब्रांच है, नॉर्दर्न ब्रांच है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, ऑपरेशंस के वो जो स्ट्रेटेजी बनाना, इस तरह काम होता है। और जो रावत है ये सरकार ने जो तर्क दिया ऑपरेशन का, तो इसलिए वो तर्क सही नहीं है। आगे जो आर्ग्यूमेंट आता है सरकार ने दिया कि मेरिट, आर्ग्यूमेंट ऑफ मेरिट, मतलब जो सरकार ने अपॉइंटमेंट की है उसमें मेरिट है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए सारे के सारे जो जनरल्स होते हैं ये सारे के सारे इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो कहते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये इक्वली कॉम्पिटेंट ना होते तो ये लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर जाते ही ना, इस तरह की बात कहते हैं। तीसरा ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है नहीं अभी तक की जो ऊपर अपॉइंटमेंट होती है सीनियर लेवल्स पर आर्मी की, सिर्फ एक जो क्राइटेरिया वो है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR रिपोर्ट, और जो कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, तो यानी अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। पांचवा जो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, देखिए इसके खिलाफ में कहते हैं कि ये बहुत गलत मूव था, बैड प्रेसिडेंट ये सेट करता है। कल को क्या होगा, कल को होगा ये, क्योंकि अगर सरकार इस तरह से आर्मी जनरल्स की आर्मी चीफ पर नियुक्ति करने लगी तो कुछ आर्मी के जो सीनियर जनरल्स हैं वो तो पॉलिटिशियन के साथ में बिल्कुल अपनी नज़दीकियां बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। उनको पता है कि कल को अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज, इनके साथ में अगर हम संबंध अच्छे रखेंगे तो हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो आर्मी चीफ के पद पर होगी। तो ये तो गलत बात है, चापलूसी टाइप में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि आर्मी है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए हमारी जो सिविल एरियाज हैं यहाँ से। और कौन से इश्यूज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एक इशू जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, देखिए पता नहीं आंसर में इसे यूज कर सकते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। पता क्या है, देखिए जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है ये कहते हैं कि जो अभी सीनियरिटी बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे पहले नंबर पे सीनियरिटी थी परवीन बख्शी की, और दूसरे नंबर पे देखिए एक जो थे जो मुस्लिम जनरल थे जिनका नाम मोहम्मद हरीज, एक सेकेंड आप यहाँ पे देख लेते हैं, ये इनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली हरीज, ये नाम था इनका। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे थे देखिए जो ये विपिन रावत है। तो सरकार ने क्या किया, इन दोनों को बाईपास कर दिया और विपिन रावत को अपॉइंट कर दिया आर्मी चीफ पर। तो अब ये कहते हैं, देखिए बात ये उठ रही है कि परवीन बख्शी को तो एडजस्ट किया जाएगा, परवीन बख्शी को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन जो दूसरे नंबर पे इनका भी तो नंबर आना था, यानी अगर इनको बाईपास ना करते तो 1 जनवरी से लेके कुछ जुलाई तक नियुक्ति होती इनकी आर्मी चीफ पर। फिर जो ये थे मोहम्मद अली हरीज, इनकी नियुक्ति होती 1 जुलाई से लेके कुछ नवंबर तक शायद।
तो ये कहते हैं कि इनको तो एडजस्ट सरकार करने की सोच रही है, लेकिन इनको एडजस्ट करने का क्या, जो ये थे मोहम्मद अली हरीज, तो सरकार ने एक तरह से गलत सिग्नल दिया है। जो आर्मी एक तरह से सेकुलर कही जाती थी, तो एक तरह से गलत सिग्नल दिया है कि जो एक मुस्लिम आर्मी चीफ पर नियुक्त होने वाले थे, और काफ़ी कम मुस्लिम्स आते हैं आर्मी की टॉप पोस्ट पर, उसको सरकार ने बाईपास कर दिया। तो इस तरह की बात है। आंसर्स में तो क्या पता ना यूज कर सकें, लेकिन पता होना चाहिए आपको इस बात का अपनी नॉलेज के लिए। आगे क्या कहते हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा, आगे कहते हैं, देखिए सरकार ने कहा कि आजकल जो इन्वायरमेंट है वो एंटी मिलिटेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी का ज़्यादा है, और जो विपिन रावत है उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये तो देखिए गलत बात है, क्योंकि जो इंडियन आर्मी है सिर्फ वो काउंटर इंसर्जेंसी के लिए नहीं है। इंडियन आर्मी की और बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन है, तो सरकार ने एक नैरो डिस्क्रिप्शन इंडियन आर्मी की देखी है। और भी देखिए काफ़ी प्रमोशन रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो ये चीफ हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा, कहते हैं कि जो चीफ जनरल डीएस सुहाग या फिर वीके सिंह है, जो आर्मी चीफ होते हैं, ये सिर्फ जो हायर लेवल पर अपॉइंटमेंट्स होती है आर्मी के अंदर, जिनको करना होता है आर्मी चीफ को, ये जो आर्मी चीफ होते हैं सिर्फ अपनी बटालियन से, अपनी जो बटालियन से इनको चुनते हैं। जैसे ये कहते हैं कि जो दलबीर सिंह सुहाग जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, इन्होंने जो ऑफिसर्स चुने हायर लेवल पर, वो चुने अपनी बटालियन यानी कि गोरखा बटालियन से। और उससे पहले जो वीके सिंह थे, उन्होंने भी जो काफ़ी ऑफिसर्स चुने, वो भी अपनी बटालियन से चुने थे, वो थी राजपूताना राइफल्स। तो इस तरह से ये कहते हैं कि प्रमोशंस में या फिर जो हायर अपॉइंटमेंट्स होती हैं आर्मी में, इसमें भी काफ़ी तरह की डिस्क्रिपेंसी। तो देखिए कई बार कुछ वर्ड्स एकदम हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश के नहीं बोले जाते हैं। आर्मी डिवीजन ये कहते हैं आर्मी देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, क्योंकि इसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक होती है देखिए इन्फेंट्री। इन्फेंट्री ये वाली होती है जो पैदल चल के लड़ते हैं, और ये होते हैं जिनके पास में तोप टैंक्स होते हैं, ये दूर से मारते हैं और आगे जाके बम फटता है। तीसरा होता है इंजीनियरिंग, जो हमारे जैसे लोग बीटेक करके आर्मी में जाते हैं। तो इस तरह से तो और देखिए अब क्या होता है अपॉइंटमेंट में, किस तरह की दोबारा डिस्क्रिमिनेशन होता है कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ में, वो हम इससे डिस्कस कर लेते हैं इस स्लाइड से। देखिए दो तरीके होते हैं आर्मी, हमने देखा कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब ये कहते हैं कि जो इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री को ज़्यादा वरीयता दी जाती है हायर लेवल्स पर जो अपॉइंटमेंट होती है, यानी जो जनरल विपिन रावत हैं ये भी इन्फेंट्री से बिलोंग करते हैं। और सरकार ने एक आर्ग्यूमेंट यह दिया था कि जो परवीन बख्शी हैं और वो जो दूसरे जनरल थे, वो इन्फेंट्री से ना होकर इन दोनों से थे, या तो वो थे इनसे आर्टिलरी वगैरह से या इंजीनियरिंग से। इंजीनियरिंग से तो नहीं, आर्टिलरी या आर्मरी इनसे थे वो। तो अपॉइंटमेंट का जो पैरामीटर्स क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में दो कमेटीज आई। एक तो थी कारगिल रिव्यू कमेटी, इन्होंने रेकमेंड किया कि जो प्रमोशन है ब्रिगेडियर लेवल, जैसे कि ब्रिगेडियर लेवल पर ये प्रमोशन यहाँ पर जल्दी होनी चाहिए। ब्रिगेडियर लेवल तक जब प्रमोशन जल्दी होगी तो यंग ऑफिसर्स होंगे, उनको मौका मिलेगा एक बटालियंस को या फिर ब्रिगेड को लीड करने का। और उसके बाद में एक कमेटी आई, अजय विक्रम सिंह कमेटी, 2001 में ये कमेटी आई थी। इन्होंने कहा कि जो ऑफिसर कैडर है इसको रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। यानी देखिए ये कहते थे कि जो कमांड एग्जिट लेवल है वो उससे काफ़ी अनियमितताएं हो गई हैं आर्मी की हायर लेवल पर अपॉइंटमेंट्स पर। तो देखिए दो मॉडल इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से मॉडल हैं ये देखिए, एक सेकंड यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से दो मॉडल बताए इन्होंने देखिए एक तो बताया कि प्रो रेटा बेसिस और दूसरा बताया कमांड एग्जिट मॉडल। अभी देखिए जो दोनों के दोनों है, ये इन्फेंट्री जो होती है, यानी इन्फेंट्री इन ऑफिसर्स की, जो ऑफिसर्स इन्फेंट्री में होते हैं उनके पक्ष में है दोनों के दोनों जो ये मॉडल है जिनके बेस पर प्रमोशन होती है। कैसे कि देखिए ये कहते हैं कि कमांड एग्जिट मॉडल में क्या होता है, हायर लेवल पर प्रमोशन के लिए जो इन्फेंट्री को चाहिए, यानी यहाँ से देखिए इन्फेंट्री को चाहिए हायर लेवल पर प्रमोशन के लिए 2.5 साल, और जो आर्टिलरी वगैरह को चाहिए 3 साल, और जो इंजीनियरिंग वगैरह को चाहिए 4 साल। तो देखिए ये जो होते हैं, जो आर्टिलरी वाले और जो इंजीनियरिंग वाले, काफ़ी कम ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो आर्मी चीफ तक पहुंच पाते हैं, और ज़्यादातर इन्हीं को मौका मिलता है क्योंकि इनकी प्रमोशन तो काफ़ी जल्दी होती है। कमांड लेवल एग्जिट है तो 2.5 ईयर्स के बाद में, हर 2.5 साल बाद में इनकी प्रमोशन होती रहती है। तो इस तरह की बात ये कहते हैं। रिपरकशंस क्या क्या है, क्या इफेक्ट है जो अपॉइंटमेंट इल अपॉइंटमेंट की जो पॉलिसी है इसमें, देखिए साफ साफ जो आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन है ये। और दूसरा इससे क्या होता है, जैसे आर्टिलरी के ऑफिसर्स या फिर इंजीनियरिंग के ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं उनमें भी एक तरह से नाराजगी पैदा हो जाती है। तो रीसेंटमेंट है वो अच्छी नहीं है। एक कोहेरेंस जो हमारी है आर्मी ऑफिसर्स होने चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट आज के टाइम में, देखिए पाकिस्तान किस तरह से एग्रेसिव पॉलिसी अपनाए हुए हैं, गाये बगाए वो जो सीज फायर का उल्लंघन करता है। तो कोहेरेंसी होना बहुत जरूरी है आर्मी के अंदर में। दूसरा इससे क्या हुआ है, पोलिटिसाइजेशन ऑफ अफेयर्स हो रहा है और हार्मफुल है, जो कि बहुत ज़्यादा आर्मी की स्टेबिलिटी के लिए। और देखिए इसके फार रीचिंग जो ये मल्टीपल क्राइसिस हैं जो हमारी इंडियन आर्मी को अभी एफ्लिक्ट कर रहे हैं, इसके हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। इससे मोराल भी डाउन होता है ऑफिसर्स का,
उनको लगता है कि देखिए हमारे से जूनियर हैं, उनकी नियुक्ति हमारे से ऊपर कर दी गई है, तो एक तरह से मोरल डाउन होता है उनका। और जो इंट्रा सर्विस का जो विक्टिमहुड है और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो देखिए स्पोर्ट्स की स्ट्रेंथ को भी तोड़ता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, काफी नुकसान जो हैं। वे फॉरवर्ड क्या है इसका? वे फॉरवर्ड भी काफी अच्छा है। ये कहते हैं कि देखिए एक अच्छा आइडिया नहीं है, आर्मी को अपने आप पे छोड़ना एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आर्मी के अंदर भी काफी तरह से जो नेपोटिज्म चलता है और जो नियुक्तियां होती हैं उनमें काफी अनियमितताएं पाई जाती हैं। तो ये कहते हैं कि जो हमारे देश की ताकत है कि जो सिविल यानी पॉलिटिकल एरियाज या फिर एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते हैं चीजें, यानी एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो ऊपर है और आर्मी की जो पावर है नीचे है, यानी जो बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं वो जो हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है। और पाकिस्तान में देख लीजिए आर्मी कितनी स्ट्रांग है, इसीलिए वहां पे ज्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है, काफी कन्फ्लिक्ट्स पाकिस्तान के अंदर में रहते हैं। तो ये कहते हैं कि करना क्या चाहिए फिर, मतलब सारा कुछ आर्मी पे तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो करना ये चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास में लिमिटेड एक्सपर्टीज नहीं होती, सिर्फ लिमिटेड एक्सपर्टीज होती है, ये तो सिर्फ काम करते हैं देखिए गेट कीपर्स की तरह। मतलब कि आर्मी जो है वो सिविलियन एरिया में ना घुसे, इनका काम सिर्फ इतना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। और दूसरी आगे बात आती है कि सिविल सर्वेंट्स हैं तो इनकी अपॉइंटमेंट की कैसे जानी चाहिए। तो इनकी अपॉइंटमेंट देखिए ऐसे की जानी चाहिए, या तो दो ऑप्शन ये देते हैं, या तो एक इंपावर्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है, एक सेकंड, पहला ऑप्शन ये है कि एक इंपावर्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए डिफेंस पे, जो डिसाइड करेगी जी कि जो आर्मी के चीफ की नियुक्ति है उसको कैसे किया जाए, या फिर जो बड़ी नियुक्तियां हैं आर्मी के अंदर में उनको कैसे किया जाए। या फिर अगर कहते हैं कि अगर यह जो फॉर्मूला है वो सफल नहीं होता है तो ये दूसरा सॉल्यूशन सुलझाते हैं। दूसरा सॉल्यूशन इनका यह है कि आपको पता होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं कैसे कैसे होती हैं, जैसे कई तरह की सीबीआई की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सीवीसी की अपॉइंटमेंट में कौन कौन आता है। सीवी की अपॉइंटमेंट में जैसे पीएम आते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन आता है और होम मिनिस्टर आते हैं, इस तरह से, यानी जो कई तरह से मिलकर चुनते हैं। जैसे एक सीबीआई के अपॉइंटमेंट में कौन आता है, सीबीआई के अपॉइंटमेंट में सीजीआई भी शामिल होते हैं, तो एक पैनल होता है। तो फिर ये कहते हैं कि आर्मी के चीफ की नियुक्ति भी इस तरह के पैनल से की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और बाद में ये कहते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर और न्यू आर्मी चीफ को हैं, इनको अभी जो आर्मी में एम्बेडेड जो इश्यूज हैं और जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो बस ये सारा आर्टिकल यही था, ठीक ठाक आर्टिकल था, यूज कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है देखिए वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। और वैसे तो दो तीन चीज़ें पॉलिटिक्स की भी हैं इसमें, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यूज कर सकते हैं हमारे आंसर्स में। अर्बन मिनिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार मेंस में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, स्मार्ट सिटी, इस बार स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन 3 पेपर्स में आया। पेपर 1 में एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन, वहाँ पे स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन आया। स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन पेपर 3 में भी आया, और स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन ऐसे में भी आया, और स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन कंपलसरी इंग्लिश में भी आया। स्मार्ट सिटी यूपीएससी को बहुत प्यारा लगता है। स्मार्ट सिटी इन्होंने इस बार जो मेंस के पेपर थे 3-4 बार पूछा। तो ये देखिए, एक तो सबसे सिंपल बात ये है, अगर आपको ऐसे लिखना हो, कई बार आप कहते हो कि आपको पता नहीं लगता कि शुरुआत कैसे करें ऐसे की, ये सबसे सिंपल शुरुआत है। देखिए ऐसे की कैसे कर सकते हैं कि इंडिया इज मूविंग, अगर अर्बन मिनिस्ट्री पे, अर्बन डेवलपमेंट पे आपको ऐसे लिखना है तो देखिए बिल्कुल सिंपल लाइंस, इंडिया इज मूविंग अवे फ्रॉम द विलेजेस एंड इज सेट टू सून बिकम मोर अर्बन टू मीट दिस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एक्सपर्ट से मतलब बिल्कुल सिंपल लाइंस है कि इंडिया आगे मूव कर रहा है और शहरों की तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और इतने सिटीज हैं। बिल्कुल सिंपल लाइफ। फिर एक क्वेश्चन रेज कर दो लास्ट में, कैन वी मेक द फ्यूचर परफेक्ट। अब ये है कैन वी मेक द फ्यूचर परफेक्ट। अब पूरा का पूरा जो ऐसे होगा आगे का इस क्वेश्चन को एड्रेस करेगा। तो इस तरह से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो सकता है ऐसे के अंदर में। अब देखिए, अब कहते हैं कि जो अर्बन डेवलपमेंट इश्यूज क्या क्या थे, तो ये कहते हैं काफ़ी सारे इश्यूज थे इसमें। इंडिपेंडेंस के बाद में हमने जो अर्बन मैनेजमेंट थी उस पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया और उसकी हमें काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी। और लंबे अंतराल के बाद में जो JNNURM था 2005 में इसका प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन में काफ़ी दिक्कतें थी, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, पैरोक्लिज्म था और कुछ स्टेट्स को ज़्यादा फेवर किया गया, कुछ स्टेट्स को बिल्कुल भी प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए। और जो प्लानिंग थी वो टॉप डाउन प्लानिंग थी, यानी ऊपर से सब कुछ डिसाइड हो जाता और नीचे वाले कुछ करते ही नहीं थे। तो इस तरह से यानी जो ग्राउंड रियलिटी थी उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता था कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। और ये थे यानी जो प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट अप्रूवल थे वो भी क्या थे, यानी लास्ट 2 क्वार्टर्स में आपको पता होगा कि मार्च रस होता है, यानी साल के अंत में एक मार्च रस होता है कि जो फंड्स बच जाते हैं उनको जल्द से जल्द खर्च किया जाए, नहीं तो वो लैप्स हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि जो साल के 2 क्वार्टर, लास्ट के जो 2 क्वार्टर होते हैं उन्हीं में ज़्यादा सरकार तत्परता दिखाती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट पास किया जाए और पहले कुछ नहीं करती थी। तो गवर्नमेंट ने किया क्या है ये देखिए, आप फोल्डर पॉइंट यूज कर सकते हो अपने आंसर के अंदर में।
तो जैसे वो कहते हैं कि सिटीजन पार्टिसिपेशन को हमने बढ़ाया, मैंडेटरी कर दिया है। जब भी कोई अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है, 1 करोड़ लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी है स्मार्ट सिटी के प्लान्स में। और हमने बॉटम अप अप्रोच अपनाई है, यानी जो सिटीजन्स या फिर लोकल लेवल पे डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह का प्रोजेक्ट चलाया जाए या फिर प्रोजेक्ट को कैसे चलाया जाए। अब वो बात पहले जैसी नहीं रही। अब स्टेट लास्ट के 2 क्वार्टर में आधा अधूरा प्रोजेक्ट नहीं भेज सकते सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, उनको अच्छे से प्रोजेक्ट भेजना पड़ेगा तभी वो अप्रूव होगा। उसके बाद में कहते हैं कि जो अमृत और स्मार्ट सिटी हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा कर रही है। और ये भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एसेस करेंगे कि कितनी उसकी आवश्यकता है और किस तरह का ये प्रोजेक्ट होगा। और सिटीज़ को भी, जो लोकल सिटीज़ होती है उनको भी एम्पावर किया गया है कि उनके पास में एक तरह की टेक्निकल कैपेबिलिटी हो। तो ये सारे फोल्डर पॉइंट्स अच्छे हैं, अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। ये हो गया। आगे ये है दूसरा, और गवर्नमेंट क्या कर रही है। जल्दी जल्दी पढ़ने के ये पॉइंट्स हैं, बस याद हो जाए, अपने आंसर्स में लिख देंगे। समझने के पॉइंट्स ये ज़्यादा है नहीं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब इसमें क्या समझोगे, इसमें बस लिखना ही है। देखिए, एक थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ कि आईएएस की तैयारी के लिए हर चीज़ का होना जरूरी है। मतलब थोड़े बहुत अगर आपकी यादाश्त अच्छी है तो एक प्लस पॉइंट ही है। अगर हम लोग यूं कहते हैं यार मुझे पॉइंट याद नहीं रहते, तो ये कोई बहादुरी नहीं है, पॉइंट याद नहीं रहते, तो पॉइंट याद करने पड़ेंगे। क्योंकि वहां पे देखिए पॉइंट याद होने का फायदा क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में देखिए यूपीएससी 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगी, बिल्कुल ही अलग से टाइप के पूछेगी। कुछ ना तो वो न्यूज में होंगे, मतलब इस तरह के पूछेगी कि जो हमें याद नहीं होंगे, जो हमें वहां पे अपने दिमाग से करने पड़ेंगे, अपनी एप्लीकेशन से करने पड़ेंगे दिमाग लगा के। उस 3 घंटे में टाइम इतना कम होता है, 5 मिनट 6 मिनट में लास्ट में जाके एक एक क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। तो सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं होता। एक तो देखिए हमारी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि बस हम जबरदस्त हमारी इतनी प्रैक्टिस है कि बस जैसे ही क्वेश्चन दिखा पॉइंट्स खुद ब खुद याद आ रहे हैं हमारे अंदर में, दिमाग में अपने आप याद आ रहे हैं, दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ रहा। दूसरा जो फैक्टर ये है कि कुछ पॉइंट्स अगर हमें याद आ जाते हैं, वो इसीलिए तो आएंगे जब हम बार बार डिस्कस करेंगे, जो रिवीजन जो हम वीडियो डिस्कस करते हैं संडे को। देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, जो गलती मैंने कर रखी है उसी गलती को दूर करने के लिए ये रिवीजन का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है संडे को, कि चीजें याद रहना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, जरूरी यह है कि हमें कितना याद रह पाता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कितना हम लिख पाते हैं आंसर्स में, अपने आंसर्स में। बस यही एक तरीका है मार्क्स लेने का, यही एक तरीका है कि जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं उसको दिखाने का कि हमें आता है, और बाकी उसको सपने थोड़े ना आएंगे कि वो ये देखेगा कि हाँ भाई इसको इतना आता है, इसको नहीं आता। चलो आगे चलते हैं। गवर्नमेंट और क्या कर रही है। गवर्नमेंट देखिए और भी काफी तरह की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अप्रूव कर दी। गवर्नमेंट ने क्या किया, अगले 3 सालों के लिए पैसा इंप्रूव कर एक अभी से डिक्लेयर कर दिया, ताकि आप अपने हिसाब से अप्रोच अपना सको आगे की भी। और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे कि पुणे और अहमदाबाद अभी म्युनिसिपल बॉन्ड स्टार्ट करेंगे, और रिलीजन ऑफ फंड्स जो हैं वो लिंक कर दिए गए हैं कि आपकी गवर्नेंस कैसी है। अच्छी गवर्नेंस आपकी होएगी तो अच्छा हम पैसा देंगे, नहीं तो पैसा नहीं देंगे। अमृत और स्मार्ट सिटी जो सरकार ने जो यूपीएससी ने काफ़ी पूछा है, उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स ये हैं कि अमृत सिटी के अंदर में सबसे जो प्रायोरिटी है वो वाटर सप्लाई की है, सीवरेज व्यवस्था को अच्छा करने की है, एक पार्क कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी में भी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर है, जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, और उसके अलावा सर्विस डिलीवरी, कम्युनिकेशन पर भी जोर है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसके। रिजल्ट्स क्या हैं इसके, देखिए ग्राउंड पर पहला बैच स्मार्ट सिटीज का जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। 500 जो सिटीज हैं और टाउन्स हैं वो ऑलरेडी ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और सिक्किम कहते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे सभी के सभी सिटीज और टाउन्स जो हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। और उसके अलावा देखिए लास्ट में कहते हैं कि वैसे तो ये बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन अभी शुरुआत की है तो आसानी से खत्म कर सकते हैं इसको मिलकर, इस तरह की बात ये कहते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो वुमेन से रिलेटेड आर्टिकल है। देखिए ये कहते हैं, देखिए बात शुरुआत करते हैं आर्टिकल की चाइल्ड माल न्यूट्रिशन से, कि चाइल्ड में जो है बच्चों में हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो सर्वे में कहते हैं कि हर 10 में से 4 बच्चे हैं जो स्टंटेड का शिकार हैं। और चिल्ड्रन से कहते हैं जो चिल्ड्रन स्टंटेड होते हैं वो काफ़ी कम परफॉर्म करते हैं स्कूल के अंदर में, काफ़ी कम कमाते हैं और जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह की बात करते हैं। तो रीजंस क्या हैं चाइल्ड स्टंटिंग के, कहते हैं काफ़ी सारे रीजंस हैं। पुवर्टी और एजुकेशन अच्छी ना होना एक रीज़न है, और सैनिटेशन का बेकार होना। सैनिटेशन देखिए अच्छा नहीं है, साफ सफाई नहीं है तो काफ़ी रोग फैलते हैं। तो चाइल्ड की सारी जो एनर्जी है वो ये सोख लेते हैं, जो ये डिजीज होते हैं, और उससे भी चाइल्ड की ग्रोथ रुक जाती है और स्टंटिंग उनमें आती है। तीसरा जो है हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड मदर, यानी जो चाइल्ड की मदर होती है उनकी कैसे हेल्थ होती है, उस पर भी साफ साफ चाइल्ड का मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम निर्भर करती है। तो ये कैसे लिंक है दोनों की दोनों चीज़ें, वो हम डिस्कस करते हैं। हाउ चाइल्ड स्टंटिंग इज लिंक टू द मदर्स हेल्थ।
ये कहते हैं कि देखिए जो पहले 2 साल होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, बच्चे की फिजिकल और कोग्निटिव ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और रिसर्च ये शो करता है कि जो इंडियन वुमन है वो प्रेगनेंसी के दौरान में काफ़ी अंडरवेट होती हैं और बहुत कम वेट वो गेन करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान में। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा यह होता है कि लो बर्थ वेट्स बेबीज और हाई रेट्स ऑफ नियोनेटल डेथ्स। जो नियोनेटल, अच्छा आप एक क्वेश्चन बताइए कि नियोनेटल जो होता है वो कितने दिनों तक काउंट करते हैं हम जन्म के बाद में? जैसे अच्छा आप ये दूसरा भी बताइए। एक क्वेश्चन ये है नियोनेटल, दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये कितने सालों तक काउंट करते हैं बताइएगा आप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कितने दिनों तक, 28 दिन, 30 दिन, यानी 20 जन्म के अगर 60 दिन, कितना फैक्ट है क्या, कितने दिनों के बाद में अगर मृत्यु हो जाए तो उसको नियोनेटल डेथ कहते हैं। और यही आंकड़ा आपको बताना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए। मतलब अगर आपको जो मैंने बोला नहीं समझ में आया तो बस इतना बता दीजिएगा कि होती क्या है, नियोनेटल डेथ होती क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती क्या है। हाई रेट्स ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग, उसके बाद में क्या आता है, जो हमारी जो वुमन है इससे क्या होता है कि देखिए लो बर्थ रेट और जो वुमन प्रेगनेंसी के दौरान में काफ़ी कम वेट होते हैं तो उसके नतीजे ये सब होते हैं। हमारी जो वुमन होते हैं वो भी मालनरिश्ड होती हैं। मालनरिश्ड क्यों होती हैं? उसके पीछे भी देखिए पुवर्टी तो एक रीजन है और सैनिटेशन भी एक रीजन है, लेकिन उससे भी एक बड़ा रीजन ये है कि वुमन के साथ में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है आज भी। किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? वैसे देखिए काफ़ी तरह के डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हैं। और गर्ल जो है वो इन्फेंसी से बाहर निकल पाएंगी, इसकी चांसेस कम है एज कंपेरिजन टू बॉयज़, क्योंकि आपको पता है कि जो फीमेल फोर्टिसाइड और काफ़ी तरह की जो प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। दूसरी जो बात है, पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी कम इन्वेस्ट करते हैं गर्ल्स एजुकेशन में। आज तो देखिए धीरे धीरे जो प्रवृत्ति है जो वो चेंज हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में आज भी यह होता है कि जो एजुकेशन, गर्ल्स की एजुकेशन में काफ़ी कम इन्वेस्ट वो करते हैं, क्योंकि पुरानी मानसिकता जैसे कि लड़की पराया धन, वो मानसिकता कुछ सेक्शंस में आज भी है, लेकिन अब काफ़ी इंप्रूवमेंट वैसे हुई है। वुमेन के साथ में देखिए उनको काफ़ी कम आज़ादी दी जाती है घर से काम बाहर करने की, और उनको उनके नाम पर बैंक अकाउंट भी नहीं खोला जाता एज कंपेरिजन टू मैन, और उनको डिसीजन टेकिंग जो पावर है वो भी नहीं दी जाती। उससे भी ज़्यादा ये तो देखिए काफ़ी नॉर्मल पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिस पॉइंट्स पर ये फोकस करते हैं कि वुमन कम खाती है और काफ़ी जो लास्ट का जो बचा हुआ है वो खाती हैं, और जो वुमन खाना खाती हैं घर के अंदर में वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ये 3-4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में। वुमन कम खाती हैं, जो खाती हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता एज कंपेरिजन टू मैन। तो इसी बात पर इन्होंने एक सर्वे किया कि सर्वे में इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे कि क्या वुमन जो है वो मैन के साथ में खाती हैं या फिर वुमन सबसे लास्ट में खाती हैं। इस तरह का ये सर्वे था। तो देखिए काफ़ी सारे सर्वे का जो डेटा है वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट में जो बच जाता है वो खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे फ्रिज वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती। फ्रिज नहीं होता तो खाना ख़राब हो जाता है और लास्ट में बचा कुचा जो खाना पड़ता है, तो इसलिए उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है। तो उनकी हेल्थ इफेक्ट होएगी तो देखिए तो साथ साथ बच्चों की भी तो हेल्थ इफेक्ट होएगी। अगर वुमन माल न्यूट्रिशन का शिकार होंगी तो बच्चे भी तो माल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे। तो इसी तरह से दोनों लिंक्ड हैं, और यह जो आज भी जो वो है पैट्रियार्की है उसकी वजह से जो वुमन लास्ट में खाती है उसके लिए चीज़ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और ये देखिए उसके बाद में इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस होते हैं, ये वो सही बातें हैं। तो करना क्या चाहिए? अब क्या हम कर सकते हैं? देखिए कहते हैं कि सरकार वैसे तो किसी को फोर्स नहीं कर सकती। अब सरकार थोड़े ना किसी घर में जाके फोर्स कर सकती है कि आप वुमेन को पहले खिलाइए। ये तो जब तक हम अपने आप से, हमारा पूरा समाज जब तक नहीं जागेगा तब तक कैसे हम इस चीज़ को दूर कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें क्या होगा, सरकार को कम से कम लेकिन पब्लिसाइज तो कर सकती है। सरकार जैसे काफ़ी सारी और कुरीतियाँ हैं उनको कंडेम करती है, उनको पब्लिसाइज करती है। इसलिए सरकार को इस चीज़ को भी पब्लिसाइज करना चाहिए कि सारी फैमिली मिलकर एक साथ बैठकर खाएं। और दूसरा जो और ज़्यादा जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं जो वुमेन के खिलाफ में डिस्क्रिमिनेशन होता है उनको एड्रेस करने के लिए चलाए, जैसे कि गर्ल एजुकेशन है और जो दहेज प्रथा है उसके खिलाफ में सरकार आवाज़ उठाए। और जो वुमेन या फिर गर्ल्स हैं उनको आज़ादी होनी चाहिए, अपने आप से अपना अधिकार होना चाहिए कि अपने आप से वो मैरिज कर सकें अपनी चॉइस के अनुसार में। और जो फीमेल की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उनमें जो फीमेल की जो भागीदारी है एम्प्लॉयमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे मेरा भी पर्सनल व्यू इसमें यही है कि अगर देखिए जो गर्ल्स या फिर जो वुमेन्स होती हैं वो वुमेन्स जो एम्प्लॉयड होती है उनकी इज्जत काफ़ी बढ़ जाती है, फैमिली में भी समाज में भी, और वो अपने डिसीजन अपने आप से लेते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट का जो पॉइंट है कि उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्पेशल कोर्ट्स के बारे में आर्टिकल है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्पेशल कोर्ट्स आखिर है क्या और क्या पर्पज़ इन्होंने अपना सर्व किया है, कि जिस पर्पज़ के साथ में इनको इस्टेब्लिश किया गया था स्पेशल कोर्ट्स को, क्या इन्होंने वो पर्पज़ सर्व किया है या नहीं किया है। तो वैसे तो देखिए काफ़ी सारा डेटा है इस आर्टिकल के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक्सट्रैक्ट करके हम डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेचर ने देखिए
लेजिस्लेचर ने काफ़ी जो है स्पेशल कोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है काफ़ी ओकेजन्स पर, और किसके लिए, जो केसेस हैं उनको एफिशिएंट डिस्पोजल के लिए इन्होंने किया है। तो देखिए दो चीज़ें हैं, जब भी स्पेशल कोर्ट्स का गठन होता है वो दो फॉर्म में होता है। एक कहा जाता है कि सेटअप, लाइक गवर्नमेंट हैज सेटअप द स्पेशल कोर्ट, एक होता है डेजिनेट। तो सेटअप और डेजिनेट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब कि सरकार स्पेशल कोर्ट्स को सेटअप करती है तो इसका मतलब यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्नीचर, अलग से बिल्डिंग, वो सब बना रही है। लेकिन जब डेजिनेट करती है तो इसका मतलब यह होता है कि जो फिलहाल की कोई दूसरा कोर्ट चल रही है उसको एक एक्स्ट्रा काम दे दिया गया कि देखिए आप भी इस मामले में स्पेशल कोर्ट्स हैं और आपको इस तरह के, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन मान लीजिए, या फिर एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो मान लीजिए, कि किसी जनरल कोर्ट को एनआईए का स्पेशल काम भी दे दिया गया कि वैसे तो आप जनरल कोर्ट हो ही, लेकिन आपको एनआईए से रिलेटेड जो केस है वो भी टैकल करने हैं, यानी एनआईए के मामले में आप एक स्पेशल कोर्ट हो। तो दो तरह से कोर्ट होती है, सेटअप में सब कुछ ही अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग, फर्नीचर अलग, सब कुछ अलग। तो रैशनल, देखिए अब बात यह उठती है कि इसका जो रैशनल था वो रैशनल काम नहीं कर पाया है कि जिस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई थी वो एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव सर्व नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अभी काफ़ी डिले होता है। सोचा तो ये था कि स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे तो डिले खत्म हो जाएगा, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स में भी इतने इतने जो केसेस हैं वो पेंडिंग है, तो कैसे काम चलेगा? दूसरा जो है, काफ़ी जो है सिलेक्टिव इंसर्शन ऑफ प्रोविजंस किया गया स्पेशल कोर्ट के अंदर में। किसी स्पेशल कोर्ट को पावर दी गई है, किसी को बिल्कुल भी पावर नहीं दी गई है, तो जो प्रोविजंस हैं वो अच्छे नहीं हैं। और इस बारे में कोई जो क्वालिटी है, जो रिसर्च है कि स्पेशल कोर्ट्स ने किस तरह से काम किया है, वो डेटा अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी। दूसरे कौन कौन से इश्यूज हैं? दूसरे जो इश्यूज हैं, देखिए बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे रहे हो तो ये बिल्कुल भी अपने पर्पस को सर्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप जो जनरल कोर्ट्स है बल्कि उनका काम बढ़ा रहे हो, जो वो जनरल कोर्ट्स पहले जो काम कर रही थी बल्कि उनका काम तो और ज़्यादा बढ़ गया। तो स्पेशल कोर्ट्स तो थी ही इसलिए ना कि वो केसेस को जल्दी सोल्व करें। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है वो कि ये तो सिर्फ एक एडिशनल फोरम बन के रह गया है, ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी जो स्पेशल कोर्ट्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये सिर्फ एक एडिशनल फोरम है केसेस को डिस्पोज करने का, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें केसेस जल्दी सोल्व हो रहे हैं। टाइम तो उतना ही लग रहा है और पावर भी कुछ ज़्यादा नहीं दी गई है, तो स्पेशल काहे की? और उसके बाद में आता है कि सरकार मॉनिटरिंग भी नहीं करती। एक बार स्पेशल कोर्ट्स का दर्जा दे दिया तो सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए इसमें कि स्पेशल कोर्ट्स ने कितना काम किया, कितने जो केसेस हैं उनको सोल्व किया। तो इस तरह से एक आउटकम बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। और आगे जो एक आर्टिकल था वो था, देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स का। इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए सेकुलरिज्म से रिलेटेड ये आर्टिकल है। आप इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट खोलोगे तो ओपिनियन के अंदर में आपको जाके ये आर्टिकल मिल जाएगा। देखिए अब कोर्ट ने एक तरह का डिसीजन दिया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांगेगी तो इलेक्शन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बात के खिलाफ लिखते हैं ये जो एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स के, काफ़ी सारे तर्क देते हैं। कौन कौन से तर्क देते हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं इसके खिलाफ में। ये कहते हैं, देखिए हमारी एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में देखिए मान लीजिए अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर उनके खिलाफ में काफ़ी अत्याचार हुआ है, यानी उनका काफ़ी प्रोसिक्यूशन हुआ है, काफ़ी इन पर अत्याचार किया गया है, तो अब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में एक ही सॉल्यूशन बचता है अगर किसी पे अत्याचार होता है। तो अब देखिए ये वोट मांगेंगे, जो ये माइनॉरिटी हैं ये चीज़ जरूर चाहेंगे कि जो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जाए पार्लियामेंट के अंदर में या फिर असेंबली के अंदर में, जो कि हमारे खिलाफ में काफ़ी अत्याचार हुआ है, हमारा वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाकर, फ्लोर पर जाकर और पार्लियामेंट में जाके हमारी आवाज़ उठाए। लेकिन अब देखिए, अब जबकि इलेक्शन आएगा, जब ये माइनॉरिटी वाले कहेंगे कि हमें वोट दो उस मुद्दे पर, तो फिर तो कोर्ट के डिसीजन के अनुसार तो ये इलेक्शन निरस्त हो जाएगा। तो ये एडिटर लिखते हैं कि जो कोर्ट का ये डिसीजन है कि धर्म के नाम पर बिल्कुल भी आप वोट नहीं मांग सकते, तो ये गलत है। दूसरा ये तर्क वो देते हैं कि गांधी जी ने यह कहा था कि धर्म का होना बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स के अंदर में। गांधी ने एक तरह की थियोक्रेसी को तो मना किया था। थियोक्रेसी का तो मतलब ये होता है कि धर्म गुरु अगर सरकार चला रहे हो, इसका मतलब तो ये होता है। थियोक्रेसी जो होती थी वो मेडिवल टाइम में होती थी। उस टाइम पे जैसे आपको पता होगा, जैसे उलेमा वगैरह जो थे, जो सल्तनत थी, हमारी दिल्ली सल्तनत थी, जहाँ वहाँ पे उलेमा उसका काफ़ी जोर था, तो वो थियोक्रेसी तो वो भी नहीं थी। थियोक्रेसी वैसे आमतौर पर यहाँ होती है ईरान के अंदर में, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में। हमारे इंडिया में थियोक्रेसी नहीं। गांधी ने कहा था कि देखिए जो धर्म है, गांधी जी के अनुसार धर्म का मतलब है एथिक्स, और जो मोरालिटी है वो है। गांधी जी का मतलब, धर्म का मतलब वो नहीं था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये बोलते थे कि धर्म, सभी धर्म एक ही चीज़ बातें हैं, धर्म होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। अगर धर्म होगा पॉलिटिक्स के अंदर में तो उससे क्या होगा, एथिक्स बढ़ेंगे और मोरालिटी होंगी। वो बात अलग है। देखिए जो गांधी जी ने चाहा था वो हुआ नहीं।
और धर्म के नाम पे राजनीति चलती है इंडिया के अंदर में। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो देते हैं कि अगर देखिए सही गलत भी है, सुप्रीम कोर्ट का या फिर जो भी कोर्ट थी जिन्होंने ये डिसीजन लिया है उसका काम नहीं है इस तरह के डिसीजंस देना। यह काम था अगर वो था लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर इस तरह की पॉलिसी बनाते और वो राइट टू रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है आरपीए उसमें इस तरह का फेरबदल किया जाता। तो तीन आर्ग्यूमेंट्स ये देते हैं एडिटर जिन्होंने कहा कि एक तो देखिए कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है अगर जिनके खिलाफ में अत्याचार हुआ है तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए खिलाफ है, उनका हक है कि वो आगे जाके अपनी आवाज़ उठाएं। दूसरा गांधी जी का आर्ग्यूमेंट ये देते हैं। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये काम जो है वो लेजिस्लेचर का है और आरपीए के तहत है। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन दिया है। और ये देखिए अगर सरकार ने तोड़ा ही था अगर ये ट्रेडिशन तो कोई अच्छे और कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स देने चाहिए थे। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं था कि रावत के पास में जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जो इंडियन आर्मी है वो सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड आर्मी नहीं है। और आर्मी जनरल का एक काम होता है, सीधा एक बार चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, चौथा पॉइंट रेलेवेंट है, यानी जो आर्मी जो चीफ का काम होता है वो सिर्फ एक ऑपरेशनल कमांडर नहीं होता है जो तर्क सरकार ने दिया है। उनका आर्मी चीफ का जो काम होता है कोऑर्डिनेटर होता है, चीफ स्ट्रेटेजिस्ट होता है। अब आर्मी चीफ थोड़े ना बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं, उनका काम तो कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे डिफरेंट जो ईस्टर्न ब्रांच है, वेस्टर्न ब्रांच है, नॉर्दर्न ब्रांच है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, ऑपरेशंस के वो जो स्ट्रेटेजी बनाना, इस तरह काम होता है। और जो रावत है ये सरकार ने जो तर्क दिया ऑपरेशन का तो इसलिए वो तर्क सही नहीं है। आगे जो आर्ग्यूमेंट आता है सरकार ने दिया कि मेरिट, आर्ग्यूमेंट ऑफ मेरिट, मतलब जो सरकार ने अपॉइंटमेंट की है उसमें मेरिट है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए सारे के सारे जो जनरल्स होते हैं ये सारे के सारे इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो कहते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये इक्वली कॉम्पिटेंट ना होते तो ये लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर जाते ही ना, इस तरह की बात कहते हैं। तीसरा ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है नहीं अभी तक की जो ऊपर अपॉइंटमेंट होती है सीनियर लेवल्स पर आर्मी की, सिर्फ एक जो क्राइटेरिया वो है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR रिपोर्ट, और जो कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, तो यानी अच्छा क्राइटेरिया ये नहीं है। पांचवा जो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं देखिए इसके खिलाफ में कहते हैं कि ये बहुत गलत मूव था, बैड प्रेसिडेंट ये सेट करता है। कल को क्या होगा, कल को होगा ये, क्योंकि अगर सरकार इस तरह से आर्मी जनरल्स की आर्मी चीफ पर नियुक्ति करने लगी तो कुछ आर्मी के जो सीनियर जनरल्स हैं वो तो पॉलिटिशियन के साथ में बिल्कुल अपनी नज़दीकियां बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। उनको पता है कि कल को अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज, इनके साथ में अगर हम संबंध अच्छे रखेंगे तो हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो आर्मी चीफ के पद पर होगी। तो ये तो गलत बात है, चापलूसी टाइप में स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि आर्मी है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए हमारी जो सिविल एरियाज हैं यहाँ से। और कौन से इश्यूज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एक इशू जो यहाँ पे इन्वॉल्व है देखिए, पता नहीं आंसर में इसे यूज कर सकते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। पता क्या है, देखिए जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है ये कहते हैं कि जो अभी सीनियरिटी बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे पहले नंबर पे सीनियरिटी थी परवीन बख्शी की, और दूसरे नंबर पे देखिए एक जो थे जो मुस्लिम जनरल थे जिनका नाम मोहम्मद हरीज, एक सेकेंड आप यहाँ पे देख लेते हैं, ये इनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली हरीज, ये नाम था इनका। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे थे देखिए जो ये विपिन रावत है। तो सरकार ने क्या किया, इन दोनों को बाईपास कर दिया और विपिन रावत को अपॉइंट कर दिया आर्मी चीफ पर। तो अब ये कहते हैं देखिए बात ये उठ रही है कि परवीन बख्शी को तो एडजस्ट किया जाएगा, परवीन बख्शी को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन जो दूसरे नंबर पे इनका भी तो नंबर आना था, यानी लेकिन अब देखिए आपको पता है कि टेररिस्ट तो टेररिस्ट होते हैं। अब ये क्या किया, अब वर्ल्ड प्रेशर के अंदर में आके थोड़ी बहुत सख्त पॉलिसीज अपनानी स्टार्ट करी टर्की ने ISIS के प्रति, क्योंकि दुनिया भर में इन पर टर्की पर आरोप लग रहा था कि ये ISIS के प्रति नरम है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर क्या किया, फिर टर्की ने थोड़ा सख्त पॉलिसी अपनाई करी, तो ISIS वालों ने इन्हीं के देश में अटैक करने स्टार्ट कर दिए। ISIS वालों ने यहाँ अटैक किया, अंकारा में अटैक हुआ, कई इंपोर्टेंट सिटीज में अटैक हुआ, यानी जिसको पहले दोस्त माना था इन्होंने सोचा कि टर्की ने आतंकवादी संगठन का फायदा उठाएंगे, इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा फैक्टर आपको बताता हूं मैं, ये है कुर्द से रिलेटेड। अब देखिए टर्की वाले ये चाहते हैं कि कुर्द मजबूत ना हो, क्योंकि एक सेकेंड में आपको यहां से दोबारा से बताता हूं ये पॉइंट, चल तो देखिए थोड़े बहुत कुर्द यहाँ पे हैं, अलग देश की मांग कर रहे हैं टर्की के अंदर में। अगर देखिए अगर अलग देश की मांग करते हैं तो टर्की अपना हिस्सा खो देगा, और थोड़े कुर्द यहाँ भी हैं। तो टर्की हमेशा से कुर्द की आवाज़ को दबाता है, क्योंकि कुर्द हमेशा से अलग देश की मांग करते हैं। अब जबकि कुर्द मजबूत हो रहे हैं सीरिया के अंदर में काफ़ी ऑटोनमी इनको मिली है बॉर्डर एरियाज में। जो सीरिया का असद फोर्सेज हैं वो बॉर्डर एरिया से हट गए हैं, वो कहते हैं कुर्द को ठीक है आप थोड़ी बहुत ऑटोनमी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
और इससे अब हो क्या रहा है, टर्की को खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में यहाँ सीरिया के अंदर में जो कुर्द हैं उनको ऑटोनॉमी मिल गई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी उनको भी मिल जाएगी, तो ये तो इतना बड़ा अपना देश बना देंगे, थोड़ा बहुत एरिया यहाँ से भी ले लेंगे। तो इसलिए टर्की ने क्या किया, अपने देश के अंदर में जो पहले एक सीज फायर साइन किया हुआ था अपने देश के अंदर वाले टर्क पर, एक सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया और इन पर कर्ब करने स्टार्ट कर दिए। जो इनके कुर्द की बढ़ती हुई पावर है टर्की के अंदर पर, इन पर रोक लगानी स्टार्ट कर दी, जो फायरिंग, काफी लोग मारे गए इसमें। तो अब कुर्द भी टर्की के अंदर में बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे हैं, यानी जो इंस्टेबिलिटी है, कुर्द भी एक रीजन है जो कि रिटालिएट कर रहे हैं टर्की आर्मी के मूव्स का। तो दूसरा ये रीजन हुआ। तीसरा रीजन हमने वो डिस्कस किया जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज है अपोजिशन पार्टी के खिलाफ में। तो थोड़ा एक बैकग्राउंड था, आंसर नहीं बनता इस पे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कल को दूसरा कोई इशू होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए जो इशू है वो है आर्मी में अपॉइंटमेंट्स जो होती है उनमें कौन कौन से इशूज इन्वॉल्व हैं और हम प्रोवाइड नहीं, हाउ यू वुड एड्रेस इट, और हम उनको कैसे एड्रेस करेंगे जो अपॉइंटमेंट इश्यूज हैं। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो देखिए पहले तो आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट कंटेक्स्ट तो आपको पता ही होगा कि अभी जो मिस्टर रावत हैं उनकी अपॉइंटमेंट सरकार ने की थी, और उनसे भी 2 सीनियर जो आर्मी चीफ थे, चीफ नहीं मतलब आर्मी ऑफिसर्स थे, उनसे भी सीनियर, और उनको सरपास कर दिया गया। तो उससे रिलेटेड और थोड़े और दूसरे भी इश्यूज इस आर्टिकल में शामिल हैं। तो काफ़ी वैसे तो ठीक ठाक आर्टिकल हैं। सबसे पहले तो देखिए पॉइंट्स कौन कौन से बनते हैं। ये एडिटर जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं कि जो रावत की अपॉइंटमेंट की गई है वो सही नहीं है। कौन कौन से इनके पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि सरकार ने ऐसा करके जो एक ट्रेडिशन था, वेल इस्टेब्लिश ट्रेडिशन था, उसको तोड़ दिया। Good morning. Today is 3rd January 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए 3rd जनवरी आज की डेट है, और पहला जो ऊपर आर्टिकल है, छोटा आर्टिकल, ये बीसीसीआई से रिलेटेड है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे अनुराग ठाकुर उनको हटा दिया है। नीचे जो आर्टिकल है ये टर्की में जो अभी नए साल के मौके पर एक टेरर अटैक हुआ था उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा इसे भी डिस्कस करेंगे। बीच का आर्टिकल जो है वैसे तो देखिए हमने इस बारे में डिस्कस किया है, जो अभी आर्मी की चीफ की नियुक्ति हुई है और जो बाकी 2 सीनियर ऑफिसर्स थे उनको सरपास करते हुए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल के अंदर, हम उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए साइड में जो बीच का आर्टिकल है, वैसे तो देखिए वेंकैया नायडू ने लिखा है, वेंकैया नायडू सरकार के मिनिस्टर हैं तो सरकार की बातें ही लिखेंगे, लेकिन सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम फोल्डर की तरह जो अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से निकाल कर, और पॉलिटिक्स जो इसमें थोड़ी बहुत दी है वो उसको निकाल देंगे। नीचे आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वुमेन से रिलेटेड, और पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए भी, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर स्पेशल कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, इसे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 7वां जो आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स का वो आर्टिकल है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। कास्ट से रिलेटेड वो आर्टिकल है। तो सबसे पहले तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाते हुए बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उन दोनों को हटा दिया। तो पहले तो 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा इशू हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए आईपीएल का स्कैंडल हुआ था उस टाइम पर, आईपीएल के स्कैंडल में आपको पता होगा श्रीसंत का नाम आया था, और अजीत चंदोलिया जो 2-3 क्रिकेटर्स और थे उनका नाम आया था, बैटिंग स्कैंडल। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा जो मामला था अपने संज्ञान में लिया, मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जो पूर्व सीजीआई हैं RS लोधा, जो लोधा के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया और कहा कि आप सारी जांच कीजिए, सारे मामले की जांच कीजिए और बताइए कि किस किस रिफॉर्म्स की जरूरत है बीसीसीआई के अंदर में। तो बाद में देखिए लोधा ने कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी और सुप्रीम कोर्ट ने उन रिकमेंडेशंस को मान लिया। 18 जुलाई के आसपास मान लिया था, डेट वगैरह जरूरी नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, उनकी रिकमेंडेशंस ऐसी थी, इस टाइप की थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स अभी हैं बीसीसीआई के अंदर काम कर रहे हैं उनको रिमूव किया जाए, या फिर जो MP MLA जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी रिमूव किया जाए, IPL की गवर्नेंस को अलग किया जाए, एक स्टेट का एक वोट होना चाहिए, इस तरह की उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। तो देखिए अगर बीसीसीआई इस तरह की रिकमेंडेशंस मानता तो उसी टाइम अनुराग ठाकुर वगैरह अपना पद छोड़ देते, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बीसीसीआई के जो पदाधिकारी थे उन्होंने टाल मटोल का रवैया अपनाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं ये नहीं अपना सकते। तो अनुराग ठाकुर ने तो यह तक कर दिया कि अगर उनको की जो लोधा कमेटी है उनकी रिकमेंडेशंस ना माननी पड़े तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर लिखा ICC को।
आईसीसी को लेटर लिखा कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारे अंदर रिफॉर्म्स करना चाह रही है, आप इस चीज़ को ऐसे कह दीजिए कि ये कोई भी गवर्नमेंट बॉडी एक प्राइवेट बॉडी जैसे कि बीसीसीआई के अंदर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, अगर करेगी तो बीसीसीआई की सदस्यता रद्द हो जाएगी। यानी अनुराग ठाकुर ने चालाकी खेलने की कोशिश करी कि आईसीसी से यह कहलवा दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए तो बीसीसीआई की सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो अनुराग ठाकुर हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ में जो कंटेम्प्ट के चार्जेस भी लगाने की अभी धमकी दी, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो। इस तरह की बात है। तो अब चलते चलते देखिए काफ़ी कुछ बीच में हुआ और बीसीसीआई ने कहा कि हमारा बस चलता नहीं है, जो स्टेट बॉडीज़ हैं हम नहीं रिफॉर्म्स कर सकते। एक स्पेशल जनरल की मीटिंग भी हुई, उसमें वो सारे डिसीजंस लिए गए जो लोधा कमेटी ने मना किए थे। तो अब हार के, यानी अब अंत आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले काफ़ी धमकियां दी थी कि अगर आप रिफॉर्म्स नहीं इंप्लीमेंट करते तो हम आपसे करवा लेंगे। तो अब अंत आ गया। अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट थे अनुराग ठाकुर और सेक्रेटरी। तो बस इसी से रिलेटेड ये 4-5 बातें जो आपको पता होगा एडिटर लिखते हैं। एडिटर कहते हैं कि देखिए बीसीसीआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बीसीसीआई पहले आराम से रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर लेती तो आज ये सिचुएशन आती ही नहीं। और हाईएस्ट कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो सिर्फ रिफॉर्म्स लाना चाहती थी और जो बीसीसीआई ने इंप्लीमेंट नहीं किया, इसलिए ये स्टेप जरूरी हो गया था। और यहाँ पे देखिए कोर्ट का मानना यह था कि जो जस्टिस RS लोधा मैंने बोला था, RM लोधा इनका नाम है। जस्टिस जो RM लोधा कमेटी थी ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए बीसीसीआई के अंदर में। और कोर्ट ने यह कोऑपरेशन एक्सपेक्ट किया था बीसीसीआई से कि जो बीसीसीआई है वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करेगी, कोऑपरेशन करेगी हमारी कंस्टिट्यूटेड कमेटी के साथ में, लेकिन बीसीसीआई ने नहीं किया। बीसीसीआई ने ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट यानी बाधा उत्पन्न करी रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। और अब उसके बाद में जब ये चलता रहा तो यह डिसीजन बिल्कुल जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि जरूरी हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट एक मैसेज सेंड करें कि हमारी जो फैसले की या फिर हमारी जो रिकमेंडेशंस है, वर्डिक्ट है, उसकी तौहीन हो रही है। इसी तरह से ये जरूरी हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। बस SGM हमने डिस्कस कर लिया। तो वे फॉरवर्ड क्या है, ये वही बात कि सुप्रीम जो बीसीसीआई है उसने काफ़ी बहाने मारे, जैसे कि जो स्टेट बॉडीज़ हैं हमारी बात नहीं मानती। देखिए अगर ये बीसीसीआई एक तरह से पहले रिफॉर्म इंप्लीमेंट कर लेती तो काफ़ी, जैसे उनका काफ़ी टाइम से कुछ लोग हैं जो बीसीसीआई के पद पर काबिज हैं वो भी आसानी से चले जाते हैं, लेकिन जो अनुराग ठाकुर वगैरह इन्होंने बात मानी नहीं। और बाद में देखिए कुछ लोग इसका कई सालों से, यानी कि 10-10, 20-20, 30-30 साल से वहाँ पे बीसीसीआई की पोस्ट पर बैठे हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसका? वे फॉरवर्ड तो यही है, देखिए वही सिंपल बात सेम बार बार रिपीट हो रही है। अगर रिफॉर्म को पहले मान लेते तो अच्छा होता। अब तो क्या हुआ, अनुराग ठाकुर ने ना सिर्फ जो प्रेसिडेंट है अपनी पावर भी लॉस कर दी और पनिशमेंट भी इनवाइट किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको धमकी दी है। तो बस ये पूरा आर्टिकल है। तो आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो टर्की से रिलेटेड है। टर्की में आपको पता होगा टेरर अटैक हुआ है नए साल के मौके पर और काफ़ी जानें उसमें गई हैं। ना सिर्फ टेरर अटैक, हाल फिलहाल में काफ़ी तरह के अटैक्स टर्की के अंदर में हुए हैं। आपको याद होगा अभी रशियन एम्बेसडर की हत्या कर दी गई थी टर्की के अंदर में, किस मुद्दे पर? सीरिया में हो रहे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और उसमें एक सिटी है एलोपो के मुद्दे पर। इसके अलावा पिछले 1 साल यानी 2016 में पिछले साल काफ़ी तरह के अटैक्स हुए टर्की के अंदर में। तो वहाँ का जो सिक्योरिटी फैब्रिक है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है पहले की अपेक्षा में। पहले टर्की को एक स्टेबल कंट्री, एक सामान्य कंट्री के तौर पर जाना जाता था, जो कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते थे टर्की के अंदर में, क्योंकि ये एशिया और यूरोप के बीच का है। हाँ शायद यही। तो देखिए उसके बाद में देखिए क्या है, ये सारे अटैक्स हुए क्यों, यहाँ पे देख लीजिए। ये सारे अटैक कई तरह से हुए। देखिए कई फैक्टर्स हैं इसके लिए। एक तो जो ISIS है वो वहाँ पे अटैक करवा रहा है, दूसरा जो कुर्ड्स है वो करवा रहे हैं, तीसरा जो इनके प्रेसिडेंट है वो भी एक तरह से अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज अपना रहे हैं और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ जो डिसेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और उन पर एक तरह से हार्ड लीनियंट व्यू नहीं है, उनका हार्ड व्यू है जो कि डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो 3 फैक्टर्स है। अब 3 फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे हम कंटेक्स्ट से। बस आप 3 कीवर्ड्स याद रखिएगा। एक टर्की में जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, एक IS, दूसरा कीवर्ड है कुर्दिश, तीसरा है अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज। तो 3 कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको बैकग्राउंड बताता हूं, यहीं से समझ लेते हैं मैप से हम। ये देखिए अब सबसे पहले तो देखिए आपको पता ही होगा, इस चीज़ का आपको पता है कि जो कुर्द हैं वो इस पूरे मिडिल ईस्ट में डिवाइडेड हैं। जैसे यहाँ से देख लीजिए कुर्द यहाँ भी है, यहाँ भी हैं, इराक में भी है, ईरान में भी, आगे भी है, यहाँ कुर्द हैं। अब देखिए सीरिया में 2012 से सिविल वार चल रहा है और असद को सत्ता से बाहर निकालने के लिए US और उनके अलाइज फोर्सेस हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं। और यहाँ पे टर्की भी जो है वो एंटी असद हैं, अभी हैं जो असद हैं सीरिया के अंदर में, जो टर्की है वो भी एंटी असद था।
और अभी भी है वैसे। और अब हुआ क्या, जब देखिए सीरिया में आईएसआईएस आया, सीरिया में जो आईएसआईएस आया असद के खिलाफ में, राका सिटी पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, तो टर्की को लगा, टर्की जो पड़ोसी देश है, टर्की को लगा कि ठीक है आईएसआईएस तो जो हमारा दुश्मन है असद, इसको कमजोर ही करेगा, हमारा तो फायदा है आईएसआईएस को सपोर्ट करने में। तो देखिए इन्होंने आईएसआईएस को क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो इन्होंने क्या किया, जो आईएसआईएस टर्की इसके अंदर में आया था, इन्होंने एक तरह से कम्युनिकेशन लाइन प्रोवाइड कर दी इस आईएसआईएस टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को। आईएसआईएस वाले यहाँ से टर्की से रास्ते से जाके अपना तेल बेचते थे, और जो पूरे आईएसआईएस वाले क्या करते थे, पूरे वर्ल्ड से जो रेडिकल्स थे, जिहादिस्ट को इनवाइट करते थे, वो उनको बुलाते थे टर्की के रास्ते से ही, और टर्की ने ऐसा रोकने के लिए कभी भी कुछ नहीं किया।